जब हर तरफ गलत हो रहा हो उस वक्त चुप रहना, उसकी हिमायत करना है, तो वो तो गलत होगा। 10 साल हो गए भाई, 11 साल हो गए, हर रोज कहीं ना कहीं यही खबर सुनते हैं, या तो दलित मारा जा रहा है या मुसलमान मारा जा रहा है, उससे नफरत की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, दिन रात नफरत की खेती ही कर रहे हैं। पूरे देश में जो बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, सबको यह बता दिया गया है इसका जिम्मेदार या तो नेहरू है या मुगल है। ठीक है, हम नहीं है। आज हमारे हाथ में कमान है, हमारे अलावा हर कोई जिम्मेदार है भाई। मेजॉरिटी नहीं चाहती थी पार्टीशन, ना मेजॉरिटी हिंदू चाहती थी, ना मेजॉरिटी मुस्लिम चाहते थे कि पार्टीशन हो। कुछ लोग थे और हो गया, अब हो गया भाई। अब उसकी सजा वो लोग क्यों भुगते जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, जो एक्चुअल एक्टिविस्ट्स हैं, जैसे उमर खालिद हैं, उन जैसे न जाने कितने इनोसेंट लोग जेल में बंद हैं। मैं तो फिर भी आजाद घूम रहा हूं और काम भी कर रहा हूं भाई। एक्टर, राइटर, होस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी सुशांत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट कहना गलत तो नहीं होगा? पता नहीं भाई, ये तो आपके ऊपर है, मैं तो खुद को ऐसा नहीं कहता हूँ, अच्छा। बट अब कहने लगे हैं लोग तो ठीक ही है। जिस तरह से आप समाज के लिए बात करते हैं, जिस तरह से आप पिछले कुछ समय से बेबाक होकर बोलते रहे हैं किसी समस्याओं पर, उसको देखकर तो कह सकते हैं। हाँ, सोशल एक्टिविस्ट से ज़्यादा एक्टिविस्ट तो खैर आज का माहौल ऐसा है कि कोई भी आदमी जो सच या ईमानदारी की बात करता है तो वो एक्टिविस्ट कहा जाता है, जबकि ये तो नॉर्मल होना चाहिए। किसी भी जागरूक नागरिक को अपने हकों के बारे में और अपने साथी नागरिकों के हुकूक हुकूक के बारे में आवाज़ बिल्कुल, उठानी ही चाहिए। बिल्कुल, बट अब ये जो है मिसाल हो गई है ये बात। बिल्कुल। कुछ खमियाजा भुगतना भी पड़ा है? थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं, खामियाजा तो भुगतना पड़ा। एक्चुअली सीए के टाइम पर जी। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कि मुझे प्रोग्राम से निकाला गया या मैंने छोड़ा या जो भी था, तो जावेद जाफरी साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था, किसी का कोट था और उसमें उन्होंने कहा था कि वो उसूल ही क्या जिनकी कीमत ना चुकानी पड़े। बिल्कुल। तो ठीक है, ऐसा खामियाजा नहीं। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने तो क्या ही कीमत चुकाई है भाई। कितने सारे हमारे साथी जो एक्चुअल एक्टिविस्ट्स हैं, जैसे उमर खालिद हैं, उन जैसे न जाने कितने इनोसेंट लोग जेल में बंद हैं। मैं तो फिर भी आज़ाद घूम रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ भाई, तो मैंने एक्चुअली कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। सावधान इंडिया एक ऐसा शो था, वैसे आपने फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सावधान इंडिया एक ऐसा शो था जिसने घर घर तक पहुंचाया था जी। आपको और बहुत लोकप्रियता दी थी। उसको छूटने का दुख हुआ, आ, और वो भी हाँ रीजन ये कि आप सीए में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। हाँ, जब हुआ था जिस तरह से हुआ जी। वो दुख हुआ। शो तो काम आना जाना लगा रहता है बिल्कुल। और अब पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत मिली, एक सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बिल्कुल, काफ़ी आ गई बिल्कुल। उससे। लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या था कि मैं ये भूल गया था कि मैं एक्टिंग करने आया था भाई, हाँ, और मैं इतना उसमें मसरूफ़ हो गया कि लोगों ने काम ऑफर करना बंद कर दिया और मुझे काम की परवाह भी नहीं रही कि भाई पैसे तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जब वापस मैंने शायद रंगबाज सीज़न 2, मेरा पहला ओटीटी शो जी, था जी, उस जी। दौरान, वो किया और धीरे धीरे ओटीटी पर काम करना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इस चीज़ को कितना मिस कर रहा था। हम्म। और दिली खुशी हुई कि मुझे जैसे भी हुआ, जो भी हुआ यार अच्छा हुआ, कम से कम मैं जो मेरा पैशन है उस ओर तो वापस आ गया मतलब मैं। एक बार फिर ये है ना, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छा के हाँ लिए ही भाई, तो करता है। सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो बिल्कुल। जो रहा अच्छा रहा, मैं खुश हूँ। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं सुशांत भाई। रामू जी के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था और उनके साथ करियर की शुरुआत की जी। आपने। वो जो पीरियड था, उससे पहले का जो स्ट्रगल के डेज और फिर उनके साथ जुड़ना और शोहरत पाना, किस तरह देखते हैं, किस तरह याद करते हैं उसको? बड़ा खुशनुमा था भाई। और चूँकि मेरी तो शुरुआत ही राम गोपाल वर्मा जी के साथ हुई, सत्या से मेरी शुरुआत हुई 2 सत्या सीन से। तो कह सकते हैं कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक जो दौर था, राम गोपाल वर्मा वाला जो दौर था, बिल्कुल। एक बाकायदा आप कभी भी लिखेंगे भी हिस्ट्री तो एक दौर लिखा जाएगा दौर कि लिखा ये राम जाएगा। गोपाल वर्मा का दौर था। तो मेरा पदार्पण भी उसी वक्त हुआ हम्म। इंडस्ट्री में, और उनके करियर के साथ साथ जो है मेरा करियर भी आगे खिलता बढ़ा। चला गया, मुझ जैसे कई एक्टर्स का। बहुत सारे, ये बिल्कुल। आप चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे राजपाल हों। राजपाल यादव हों,
अपने भीखू म्हात्रे, मनोज बाजपेयी मनोज हों, वाजपेयी बहुत जी, सारे लोग, कई कई डायरेक्टर्स, अच्छे अच्छे राइटर्स, एडिटर्स, क्रिएटिव लोगों की एक पूरी फौज राम गोपाल वर्मा की बदौलत जो है आज इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो मैं तो भाई बहुत इज्जत से और बड़े खुशी से याद करता हूँ उनके साथ जो भी वक्त बिताया है, जो काम किया, बहुत कुछ सीखा भी। तो और संघर्ष तो स्ट्रगल पता नहीं यार, स्ट्रगल हमारे यहाँ का जो है बहुत रोमांटिसाइज्ड है, बिकॉज एक्टर्स, खासकर एक्टर्स का, या आप डायरेक्टर बन जाए, मशहूर हो जाए, या प्रोड्यूसर मशहूर हो जाए जब, तो उनके स्ट्रगल को बड़ा रोमांटिसाइज कर दिया गया, क्योंकि हमारे बारे में किताबें छपती हैं, मैगजीन्स, आजकल अब ब्लॉग्स होते हैं या पॉडकास्ट होते हैं, वरना स्ट्रगल तो भाई हर फील्ड में है। ठीक है ना, आप चाहे पत्रकार हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे वकील हो, भाई आपको अपनी दुकान जमाने में जो पहले 2-4 साल का स्ट्रगल है, और ज़रूरी नहीं कि उसके बाद आप सक्सेसफुल वकील या सक्सेसफुल डॉक्टर ही बन जाएंगे। बिल्कुल। सो उन सबका स्ट्रगल बराबर है भाई। अगर आप पैशनेटली अपना काम करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी जगह थी, मतलब राम गोपाल वर्मा तक आप पहुंचे कैसे? हाँ, इत्तेफाक कह लीजिए, इच्छा तो थी। जब कॉलेज में थे तब शिवा देखी थी भाई, है ना, तो शिवा के बाद हम सब हाथ में साइकिल की चेन लेके ही घूमते थे। साइकिल की चेन तो नहीं मिलती थी, तो मैं तो जो ट्रेन में बैग जिससे बांधते ना चेन, हम वही लेके घूम लेते थे। तो बड़ी इच्छा थी कि भाई ऐसे आड़े टेढ़े चेहरों वाले लोगों को जो है राम गोपाल वर्मा काम देते हैं। तो तब सत्या की कास्टिंग हो रही थी जब मैं नया नया मुंबई में आया था। 96 में आया था, 97 में शायद कास्टिंग चल रही थी, पर मैं मेन कास्टिंग मिस कर गया था। मैं दिल्ली में किसी फ्रेंड के लिए टेलीविजन का एक एपिसोड शूट कर रहा था जी। वापस आया तो देखा भाई, तो मेरे जो फ्लैटमेट और फ्रेंड, कॉलेज का फ्रेंड शकील कुरैशी, उसने जेवियर से पार्ट टाइम वो मास कॉम जो है वो किया था। अनुराग कश्यप उसका सहपाठी था, उसका आना जाना फ्लैट में कभी कभार हुआ करता था। तो मैंने अनुराग कश्यप को बताया था कि भाई मैं थिएटर का कलाकार हूँ, फोटो वोटो दिखाए थे, और सुना है कि तुम सत्या में इन्वॉल्व हो। तो उसने कहा था यार देख, सारी मेन कास्टिंग हो चुकी है, छोटे मोटे रोल बचे हैं जो मुझे नहीं लगता कि तेरे लायक हैं, फिर भी फोटो दे देना, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो मैं एक टेलीविज़न चैनल में कुछ ऑडिशन देने के लिए गया हुआ था, प्लस चैनल एक हुआ करता था जी जी। तो वहाँ पर मुझे बरनाली मिल गई, वो भी इनकी सबकी सहपाठी थी मास कॉम की, बरनाली शुक्ला, जो कि अब सौरभ शुक्ला जी की वाइफ है। तो वो रामू को असिस्ट कर रही थी, तो उसको भी जिक्र किया था शकील ने कि ऐसे ऐसे अनुराग ने कहा है, तो उसको याद था। तो बरनाली ने पूछा मुझसे कि अरे फ़ोटो भेजे रामू को कि नहीं भेजे। मैंने कहा नहीं यार, अनुराग मिला ही नहीं तब से। तो बोले अभी है फ़ोटो तो मुझको दे दो। वो मेरा फ़ोटो ले गई भाई, वो थिएटर वाला फ़ोटो था, छोटे बाल वाला। तो वो देख करके रामू ने एक छोटे से गुंडे के रोल के लिए कि हाँ ये ठीक है, गुंडा टाइप लग रहा है, साइड वाला रोल दे दिया था। तो बस यूं मिल गई वो फिल्म यार। और दूर से ही देखा था, रामू ने कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गया था, तो गमछा और बनियान पहना के रामू दूर खड़े थे, और दूर से देखा मुझे, और अनुराग था। तो अनुराग से मैंने बस डरते डरते ये पूछा था, अच्छा ये बता कि वो फोटो जो मैंने भेजी थी वो तो छोटे बाल वाली थी, अभी तो बाल मेरे नॉर्मल है। तो बोला अबे वो लुक की वजह से तो कास्ट किया तुझे, पहले तो कोई और कर रहा था। अच्छा। तो रामू को मैंने दिखाया था ये फोटो, तो बोला अच्छा हाँ ये इसको ले लो, ये लगता है। ये क्या हो गया। तभी मैं जोश की मीटिंग करके आया था मंसूर खान के साथ, ऑडिशन वहाँ दिया था, ऑडिशन के थ्रू हो गया था, तो वहाँ नॉर्मल बाल का लुक था। तो मैंने वापस मंसूर खान साहब को फ़ोन किया, बोला कि सर ऐसे ऐसे मैं एक लुक सोच रहा हूँ आपकी फिल्म में जो रोल है उसके लिए। अच्छा। और उनको पता था कि मैं उनके ऑफिस से निकलकर दूसरी मीटिंग के लिए गया हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैं वापस वर्सोवा से पाली हिल गया, उनको फ़ोटो दिखाया, लुक दिखाया, उनको पसंद आया। बोले ठीक है, लेकिन दूसरी फिल्म में तुम कह रहे थे कुछ, उसमें क्या होगा फिर? हाँ सर गुंडे का रोल है, वहाँ चल जाएगा ये लुक। मैनेज कर लिया किसी तरह से। हाँ, तो वो दिमाग काम कर गया, वरना अक्सर मेरा इस तरह की अपॉर्चुनिस्टिक दिमाग जो है मेरा काम नहीं करता है। उस समय शायद सितारे अच्छे चल रहे थे, तो यूं सिलसिला शुरू हो गया। चौधरी का रोल जंगल, मतलब बहुत अच्छा किरदार था, शांत एकदम, देखने में खतरनाक। वो एक मेन लीड कहें। हाँ, वो मेन लीड था उस फिल्म का, सेंट्रल कैरेक्टर था जी। तो वो भी अभी आप कह रहे हो तो अचानक मुझे याद आया कि बालों की वजह से काफी काम मिला है मुझे। तो सत्या के लिए बाल कटाने पड़े थे, और उसके बाद फिर मैं बड़ा घर बैठू टाइप इंसान हूँ कि काम कर दिया, और उसके बाद ये नहीं कि वापस और रोज ऑफिस जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दरबार में हाजिरी दे रहे हैं।
जो भी है वो एक तरीका है हाँ, हमारी इंडस्ट्री का, हर बिजनेस हाँ। का उसूल होता है। आप जब मिलते नहीं रहेंगे तो शक्ल कैसे याद रहेगी, डायरेक्टर का नाम कैसे याद रहेगा, वो बिल्कुल। किसी नए को काम देगा। मेरी वो आदत नहीं थी, तो मैं काफ़ी वक्त नहीं मिला, तब तक रामगोपाल वर्मा तो काम कर रहे थे, तो जोश भी खत्म हो चुकी थी, खात्मे की ओर थी। जोश तो 3 साढ़े 3 साल लगे बनने में। हुँ। तब तक जंगल रिलीज हो गई, कौन रिलीज हो गई, तो बाल मैंने बढ़ा लिए थे तब तक। तो बीवी ने मुझे पुश किया कि सुनो एक बार जाके मिलाओ, नया लुक तो दिखा दो रामू को। हाँ। तो मैं भी नहीं कहा चलो ठीक है कह रही हो तो मैं जाके मिल आता हूँ भाई। वो महबूब स्टूडियोज में शूट कर रहे थे और मस्त का शायद लास्ट डे था शूटिंग का। अच्छा। तो मैं गया मिलने, जो गेट से एंटर करते महबूब स्टूडियो तो जो हुँ। कॉरिडोर सा है वहीं शूट कर रहे थे। वो अच्छा। दूर बैठे हुए थे चेयर पे थे। दूर से देखा, जैसे वो होंठ चबा के देखते हैं हाँ। रामगोपाल वर्मा, ओह इट्स यू, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, ओह यू चेंज, नाइस 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 नाइस, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं सर, मिलने हूँ। हैंग अराउंड आई वांट टू टॉक टू यू। हुँ। तो वो शॉर्ट वॉट अपना खत्म किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे एक फिल्म मैं प्लान कर रहा हूँ, रफली बेस्ड ऑन वीरप्पन, एंड एक्चुअली मैं किसी न्यू कमर को देख रहा था ताकि हुँ। जिसका कोई इमेज ना हो, बट अभी आई जस्ट सॉ यू एंड आई थिंक यू आर राइट फॉर द रोल। तो भाई बाल का कमाल, कमाल है। अभी भी ठीक ठाक है, देखो और उड़े नहीं है अभी बाल। और यही है ना, नसीब से कब आप कौन से दरवाजे को आई नो, आई नॉक थिंक करते हैं और खुल जाता है। सही समय पर सही जगह पहुंच जाना, बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में, तो कम से कम बिल्कुल। जैसा मैं घर पे बैठा रहता हूँ भाई, आना जाना कहीं कुछ नहीं। तो अभी तक आदत नहीं बदली है? नहीं यार, मैं वैसा का वैसे ही हूँ भाई। अब क्या बदलूंगा यार, अब 53 का हो गया तो जो ऐसा कुछ, मैं बहुत प्राउड नहीं हूँ इस बात की कि ये मेरी कोई बड़ी खूबी है हुँ। कि भाई मैं तो घर पे बैठा रहता हूँ, ठीक है ना, जिसको आना है आओ। नहीं, वो आदत है मेरी यार, जो जो गलत है। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस के अपने प्रोफेशन के अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं अब्बास मस्तान जी के साथ एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। कपिल शर्मा की फिल्म है किस किस को प्यार करूं, हुँ। सीक्वल उसका बना रहे हैं। अच्छा। तो वो सेट पर मिले, पहले भी मिले हैं, बहुत पहले भगत हुँ। सिंह के दौरान ही कभी एक बार ट्रायल पर मिले थे, हुँ। बट मैं कभी आया गया नहीं। तो वो बोल रहे थे मेरा काम देख करके फिल्म में कि अरे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि यार इतने अच्छे एक्टर को हमने इतने साल कैसे हमने साथ में काम नहीं किया, कैसे मिस हुँ। किया, जबकि आप तो हमारी फिल्मों में एकदम फिट होते हो। तो मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा सर गलती मेरी भी है, अगर मैं मिलूंगा जुलूंगा नहीं तो आपको नाम याद कहाँ से रहेगा। बिल्कुल। और पहले हर तो आदमी बिज़ी है। कास्टिंग डायरेक्टर पहले नहीं होते थे भाई, हाँ। यूं बैठ के अरे यार इसमें किसको लें जिसका नाम याद आ गया। तो मेरी बड़ी गलती है, वरना मैं उनकी किसी भी फिल्म में कहीं भी अच्छे से रोल में फिट हो जाता। तो गलत है भाई, मेरी ये सीख मत देना, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं कि घर पे बैठे रहो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। मिलिए जुलिए, उसमें कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, आप छोटे नहीं हो जाते। मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को आपकी आपकी शक्ल, आपका नाम, कास्टिंग डायरेक्टर को भी नहीं याद रहेगा। एक लंबा अगर देखिए आप, तो सत्या कौन, और उसके बाद रक्त चरित्र तक जंगल, आपने रक्तचरित्र, डी तक। कंपनी, डरना हाँ। मना है, बहुत काम किया रामू जी के साथ, कई फिल्में की भाई। उसके बाद आपने एक बेहतरीन रोल सुखदेव, सुखदेव मतलब लाजवाब वो फ़िल्म जब आपको ऑफ़र हुई थी, हाँ मतलब कहते हैं ना आज़ादी के मतवाले, वो किरदार निभाना वो अपने आप में। हाँ, वो यादगार है, पूरी जिंदगी याद रहेगी वो फिल्म। वो जिस तरह से उसकी शूटिंग हुई, जो पूरी टीम थी, जो पैशन था, हुँ। जिस जज्बे के साथ फिल्म बनाई गई, वो एक कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था। कमर्शियल तो प्रोड्यूसर के लिए तो कमर्शियल होता ही है भाई, डायरेक्टर के लिए भी राजकुमार संतोषी कमर्शियल डायरेक्टर हैं। लेकिन उसमें फिर ना पैसा देखा जा रहा था, ना कितना प्रॉफिट होगा, भरपाई होगी नहीं होगी। आई थिंक हर आदमी उस पैशन के साथ कर रहा था कि यार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन जैसे क्रांतिकारियों और उनकी टीम के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो कहीं भूल चूक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा सफ़र रहा वो, आज तक याद करते हैं। और ऑलमोस्ट वो फिल्म हाथ से निकल गई थी मेरे। अच्छा। हाँ, राजकुमार संतोषी जी ने बहुत पहले मुझे, मतलब जंगल के जस्ट बाद एक फिल्म के लिए कास्ट किया था, साउथ की एक फिल्म का रीमेक बना रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें पैरेलल हीरो का रोल दिया था, पर वो फिल्म शुरू ही नहीं हुई। वो प्रोड्यूस कर रहे थे, डायरेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद फिर टच छूट गया, जैसी मेरी आदत है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अचानक एक दिन उनके ऑफिस से कॉल आया और मैं गया, राज जी ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही मुझे देखा, ओहो हो, तू तो बहुत दुबला है सुशांत। मैंने कहा सर क्या हुआ? तो उन्होंने फोटो दिखाया चंद्रशेखर आजाद जी का। अच्छा। बोले अरे मैं इस रोल के लिए सोच रहा था तुझे, पर तू तो बहुत दुबला है। हुँ। मैंने कहा सर
कब शुरू कर रहे हैं, मैं वज़न बढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। बोले मैं तो यार 1 महीने में शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा सर 1 महीने में इतना वज़न तो मैं नहीं बढ़ा सकता, आई एम सॉरी, मैं खुद ही ना कह दिया। बड़ा अफसोस हुआ कि यार इतनी बढ़िया फिल्म बन रही है, और कुछ दिन बाद वापस फिर फ़ोन आया। सुखदेव के लिए किसी को कास्ट कर लिया था, पर उसने कुछ पैंतरे दिखाए, उसको उस तरह की मूछ नहीं जच रही अच्छा। थी और टोपी नहीं जच रही थी, उनको हीरो हाँ, हाँ। बनना था जो भी थे, तो भाग मेरे हाँ। उन साहब को अलविदा कहा गया, और फिर मुझे जो है सुखदेव जी का रोल दिया गया, और इत्तेफाकन चेहरा मोहरा भी ठीक ठाक मिल ही गया उनसे, और मेरी किस्मत। बिल्कुल। अभी पिछले हफ्ते भी एक फिल्म रिलीज हुई अविनाश दास के साथ। जी हाँ, जी हाँ, इन गलियों में। जी, इन गलियों में। बड़ी सुंदर फिल्म है भाई। बड़ी सुंदर फिल्म है, बड़ी तारीफ मैंने सुनी है। हाँ। उसका जो विषय है बड़ी हिम्मत चाहिए आज ऐसी की फिल्म डेट में बनाने ऐसी फिल्म बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोड्यूसर्स का धन्यवाद, डायरेक्टर का धन्यवाद, लेखक का धन्यवाद। और पहले इसका नाम था यू शेप वाली गली। अच्छा। तो जो पुनर्वासु इस फिल्म के जो राइटर हैं, उन्हीं के पिताजी वासु साहब की एक कहानी है, और उसी को उन्होंने प्ले के रूप में डेवलप किया था पुनर्वासु ने, और फिर उस पर अविनाश भाई ने फिल्म बनाई। तो बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत के बारे में है, हिंदुस्तान के बारे में है, हमारा जो देश है, जो एक हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की जाती है, एक ये मैन्युफैक्चर्ड जो हेट है, जिसको हवा दी गई है और दी जाती रही है, उसके खिलाफ एक फिल्म है कि भाई यहीं के लोग हैं, यहीं की मिट्टी में पैदा होते हैं, यहीं की मिट्टी में दफन हो जाते हैं, और जिन्होंने चुना था हिंदुस्तान को वही हैं यहाँ पर। जब बंटवारा हुआ था, जिनको पाकिस्तान चाहिए था, नहीं भी चाहिए था, मजबूरन बहुत से लोग गए। हाँ। क्योंकि ये एक तो ये बड़ी गलत फहमी है, मैं विषय से थोड़ा भटक रहा हूँ। नहीं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भाई उस समय तो वोटिंग हुई थी, हाँ। तो सबने वोटिंग की, तो मेजॉरिटी मुसलमानों ने चुना कि हमें जाना है। सारे मुसलमानों के पास, क्या सारे लोगों के पास वोटिंग का हक नहीं होता था उस समय। कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जमींदार लोग, सिर्फ उनके पास उस वोटिंग का हक वोटिंग का था। हक था, बिल्कुल। तो उन लोगों ने चुनाव किया था, जिसका खामियाजा जो है मेजॉरिटी को भुगतना पड़ा। मेजॉरिटी नहीं चाहती थी पार्टीशन, ना मेजॉरिटी हिंदू चाहती थी, ना मेजॉरिटी मुस्लिम चाहते थे कि पार्टीशन हो। बिल्कुल। कुछ लोग थे, और हो गया, अब हो गया भाई। अब उसकी सजा वो लोग क्यों भुगते जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। इस विषय को टटोलती है ये फिल्म, और कि नफरत को हराया जा सकता है मोहब्बत से, इस ऑप्टिमिज्म पर फिल्म खत्म होती है। आज की डेट में एक कह लीजिए बचकानी सी ख्वाहिश है एक बचकानी सी उम्मीद है कि मोहब्बत हरा सकती है नफरत को, लेकिन हाँ, लेकिन इस कोशिश का जिंदा रहना, इस ऑप्टिमिज्म का जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। और 1 साल तो इसको सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ही नहीं मिला था फिल्म को भाई। जी जी जी। तो हाई कोर्ट गए थे फाइन, उसके बाद जाकर के 1-2 कट्स के बाद जो है इसको रिलीज की अनुमति मिली। आपने ये बात छेड़ दी, तो आपको लगता नहीं है कि देखिए किसी से पहले भी दिलीप कुमार, सुनील दत्त साहब, ये सब कांग्रेस में हुआ करते थे, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र बीजेपी में होते थे, विपरीत दिशाएं थी राजनीति में, लेकिन कभी भी फिल्म इंडस्ट्री के बीच में दीवार नहीं होती थी जी। आपस में लोग बटे हुए नहीं होते थे जी। आज आपको नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में भी वो दीवार खड़ी हो गई है? दो तरह के लोग एकदम एक्सट्रीम हो गए, या तो पूरी तरह से एक तरफ है और पूरी तरह से दूसरी तरफ है। आपको, क्योंकि अब आपको और कुछ होने की इजाजत नहीं है। दिक्कत ये है, राइट विंग हर देश में हो रहा है, हर काल में हर देश में रहा है। कंजर्वेटिव्स होते हैं, डेमोक्रेट्स होते हैं, रिपब्लिक्स होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो राइट विंग हमेशा से रहा है, और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं कहता कि अमेरिका की तरह 2 पार्टी हमारी डेमोक्रेसी हो जाए, नहीं, मल्टी पार्टी बिल्कुल होनी चाहिए। रीजनल हुकूक अलग हैं, भाषा के हुकूक अलग हैं, माइनॉरिटीज़ के अलग हैं, सबके सिविल राइट्स अलग हैं, मैरिज एक्ट सबके अलग अलग हैं। सो हमारे यहाँ तो मल्टीपोलर सोसाइटी है, बिल्कुल, और हमेशा से रही है, होनी चाहिए। भाषा को लेकर भी विवाद हुए हैं, रीजनलिज्म को लेकर के विवाद होते रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के लोग एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार हो जाएं जरा सी बात पर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। दंगे तो हुए हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, सिखों के खिलाफ दंगे हुए हैं, बहुत बुरे हुए हैं, पर वो दंगे हमारी आम रवायत बन जाएं, रोज हों। 10 साल हो गए भाई, 11 साल हो गए, हर रोज कहीं ना कहीं यही खबर सुनते हैं, या तो दलित मारा जा रहा है,
या मुसलमान मारा जा रहा है, उससे नफरत की जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, दिन रात नफरत की खेती ही कर रहे हैं। और अगर आप राइट विंग में हैं या अब तो कह लीजिए लिबरल भी हैं, तो बट गए हैं खेमों में। हम सब एक दूसरे से सिर्फ नफरत कर रहे हैं, क्योंकि डायलॉग्स की गुंजाइश छोड़ी नहीं गई। हम सबके दिमाग में बैठा दिया गया है कि अब संवाद संभव नहीं है। नफरत को इस कदर हवा दी गई है कि हम सबको लगने लगा है कि यार बात करें तो किससे करें, सामने वाला तो अब बदलने को तैयार नहीं। और सामने वाले के दिमाग में ये बैठ गया है कि अच्छा ये लिबरल है, यानी लिबरांडू, यानी ये तो देशद्रोही ही है, जो हमारी सोच वाला नहीं वो देशद्रोही ही है। तो खतरनाक स्थिति है, गलत स्थिति है। तो अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन इज्जत थी उन विचारधाराओं की। अब इज्जत नहीं रही है, अब सिर्फ नफरत हो गई है, तो दीवार खड़ी होगी ही होगी भाई। वापस चलते हैं फिल्मों की तरफ। इतने साल रहा है, नहीं आप बेबाकी से बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आमतौर पे लोग डरते भी हैं बात करने में। हाँ खैर छोड़िए, क्यों डरते हैं, हाँ, कौन नहीं डरता, नहीं बिल्कुल। डरता, या मैं बहादुरी से बोलता हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं बोलता हूँ, जो सही लगता है वो बोलता हूँ। अगेन आदत है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। तो जब बोलते हैं अभी जो औरंगजेब को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है, क्या बेवकूफाना है और क्या है, क्या कर लेंगे। 300 साल पुराना इतिहास है, वो हो चुका पहले जो कुछ था। उसके बाद मराठा साम्राज्य भी रहा, मुगलों का पतन भी हुआ, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने लूटा, खसोटा, नोचा, फिर आज़ादी मिली, फिर कभी चीन से युद्ध हुआ, कभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो क्या करें भाई, सही बात। दिन रात चीन को गरियाते रहें, या दिन रात पाकिस्तान को गरियाते रहें, या बांग्लादेश को गरियाते रहें, क्या करें, क्या होगा। अपने अंदर झांकें, अपने समाज को सुधारें, या हर चीज का दोष किसी और को देते रहें। बहुत आसान होता है ना। मेरी नाकामी का जिम्मेदार कोई और है, बजाय इसके कि मैं घर पे बैठा रहता था, मैं नहीं मिला लोगों से, तो मैं और बड़ा स्टार हो सकता था भाई, है ना। ये सोचना मेरे लिए ज्यादा आसान है कि फला ने मेरा सीन कटवा दिया, फला ने मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया, या मुझसे फला नाराज हो गया था, इसलिए मेरे करियर को बट्टा लगा भाई, बजाय इसके कि मैंने नियम नहीं फॉलो किए। आपको स्टार बनना है तो नियम फॉलो कीजिए। तो वही है, पूरे देश में जो बेरोजगारी है, आर्थिक संकट है, सबको ये बता दिया गया है इसका जिम्मेदार या तो नेहरू है या मुगल है, ठीक है, हम नहीं है। आज हमारे हाथ में कमान है, हमारे अलावा हर कोई जिम्मेदार है भाई, है ना। आप लगे रहिए, कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, कहीं औरंगजेब की कब्र आप खोदिए, आप लगे रहिए। मुंबई में सड़कें खुदी रहेंगी, उधर देश खुदा रहेगा, तो व्यस्त रहिए आप। आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, या हर चीज पर फूटी कौड़ी भी होती तो उस पर भी जीएसटी लग जाती शायद। उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। और कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शन, एवरीथिंग इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन। जिनको मौज करनी है वो मौज कर रहे हैं। सुशांत भाई, आपको डर नहीं लगता, इतना कुछ बोलते हैं कि यार हमारा कुछ, क्योंकि आजकल तो हर चीज में बहिष्कार होता है, या तो फिल्मों का बहिष्कार, या काम भी मिलने का बहिष्कार। जैसे अभी आप देखिए, पिछले दिनों स्वरा भास्कर ने भी एक चीज की थी कि उनके पास भी काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज की सजा मिल रही है। आपको डर नहीं लगता, इतना बेबाकी से बोलते हैं आप? यार चुप्पी तो ज्यादा खतरनाक है ना, चुप्पी तो कहीं ज्यादा खतरनाक है। चुप्पी का मतलब हामी है। जब हर तरफ गलत हो रहा हो उस वक्त चुप रहना, उसकी हिमायत करना है, तो वो तो गलत होगा, वो और गलत होगा। 98 से करियर आपका शुरू हुआ, अब तक क्या पाया क्या खोया? पाया ही पाया भाई, खोया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं आज भी आप बैठा हूं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी पाया है, कुछ तो होगी बात अभी भी, बिल्कुल, है ना। इतनी सारी कमियों के बावजूद, इतनी खामियों के बावजूद फिर भी मैं बैठा हूं, काम मिल रहा है अब भी। तो अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर भी आज काम करते हैं साथ में, तो खुश होते हैं, तारीफ करते हैं। तो पाया ही पाया भाई, खोया क्या है? कुछ भी नहीं। तो बड़ी अच्छी हसीन जिंदगी रही, हसीन सफ़र रहा। मैं उन दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो वो काम करते हैं जो उनका पैशन है। पैशन प्रोफेशन बन जाए तो ये तो बड़ी किस्मत होती है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू इकबाल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।